हाय स्टूडेंट्स, राना हियर। मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। यह जो होता है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। देखिए वह डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्ट के मेथड से उसको सॉल्व करना। ऑब्जेक्ट का मेथड जो होता है मैट्रिक्स का मेथड होता है। इस मेथड को यूज करके उस डिटर्मिनेंट मतलब सारणी के वैल्यू को हम कैलकुलेट करें। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि इसका कंसेप्ट आप इजीली समझ सके और जान सके, आपके माइंड में इसका कंसेप्ट आसानी से डेवलप हो सके। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो आइए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और इसमें जितने भी कंसेप्ट हैं सारे कंसेप्ट को वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इसमें दिया गया है, कहा गया है कि आज का डेट होता है 19 जनवरी 2025 है, क्लास 12th मैथ। ये जो होता है ये सारणी का क्वेश्चन है। सारणी का इंग्लिश में डिटर्मिनेंट करते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। यह क्वेश्चन जो होता है इम्पॉर्टेंट है। ऑलरेडी जो होता है यूपी बोर्ड में जो होता है ऑलरेडी 2017 और 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस पर कंसंट्रेट हो रही है। इसमें कहा गया निकाय का समीकरण दिया गया है 2x + y + z = 1 है। दूसरा समीकरण दिया गया x - 2y - 3z = 1 है, एक दूसरा समीकरण है। तीसरा समीकरण दिया गया है 3x + 2y + 4z, 2x + 3y + 4z, 2x + 3y + 4z = दिया गया है 5। तो अब इस में जो होता है 3 पैरामीटर्स है x, y, z। पैरामीटर्स का मतलब यहाँ पर वेरिएबल है, 3 वेरिएबल दिया गया है और यहाँ पर 3 इक्वेशन दिया गया है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके x, y के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो होता है डिटर्मिनेंट का है। डिटर्मिनेंट का मतलब सारणी, हिंदी में इसको क्या कहते हैं सारणी। लेकिन इसको सॉल्व करना है ऑब्जेक्ट के मेथड से। ऑब्जेक्ट के मेथड से सॉल्व करना है। इसका x और y और z का वैल्यू क्या होगा। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन का मीनिंग होता है हल। यहाँ पर हल लिखेंगे, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद से इसमें कहा गया है यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है 2x + y + z = 1। इसी तरीके से तीनों इक्वेशन दिया गया है। इस तीनों इक्वेशन को हम कहेंगे दिए गए समीकरण निकायों को आव्यूह रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो दिए गए समीकरण को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। सपोज कीजिए हम कहेंगे पहले को जो होता है जो भी एक इसमें कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। कोफिशिएंट को इंग्लिश में कोफिशिएंट और हिंदी में जो होता है गुणांक करते हैं। x का कोफिशिएंट जो होता है 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसको हम मानते हैं 1 है, 1 इसके साथ इंक्लूडेड है। इसी तरीके से x का गुणांक जो होता है 3 है, मतलब x का कोफिशिएंट 3 है। इसी तरीके से y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में जो होता है -2 है, यहाँ पर -3 है। ये इसी तरीके से यहाँ पर y का कोफिशिएंट गुणांक जो होता है 2 है, यहाँ पर z का गुणांक जो है 4 है। और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड में जो टर्म दिए गए एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर 1, 1 और 5 है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं दिए गए समीकरण निकायों को आव्यूह रूप में निम्न प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके लिए कहेंगे कांस्टेंट के लिए x × कैपिटल X। यहाँ x वाले टर्म के लिए कैपिटल X लिखेंगे = जो कांस्टेंट टर्म है इस कांस्टेंट टर्म के लिए हम b यूज करेंगे। इसलिए हम इसको जो होता है हम समीकरण 1 रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं a × x = b। यह समीकरण हमने बनाया है। इस समीकरण को बनाने एक के लिए जो कांस्टेंट टर्म है, जितने भी 3 वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट से हम मैट्रिक्स के रूप में आव्यूह को जो होता है हम मैट्रिक्स करते हैं, मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। और x जो होता है x, y, z 3 वेरिएबल से 3 वेरिएबल्स को लिखेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ जो ये जो होता है ये आव्यूह है। आव्यूह को जो होता है इस तरीके से ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट x का 2 है, यहाँ पर y का 1 है, z का 1 है। इसलिए इसमें देखेंगे
एक्स का 1 है, वाई का -2 कोफिशिएंट है, जेड का यहाँ पर -3 कोफिशिएंट है। इस तरीके से इस इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट जो होता है 3 है, यहाँ पर 3 रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट 4 है तो 4 यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से यह एक ऑब्जेक्ट मिल गया। ए का वैल्यू जो होता है, हम ए को सारणी बनाया, सारणी को मतलब मैट्रिक्स बनाया, तो उस तरीके से ए कहोगे। उसी तरीके से हम एक्स का आप भी अगर लिखेंगे तो एक्स का आप भी जो होता है, इसमें 3 पैरामीटर है, 3 पैरामीटर, एक एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है, एक्स वाई जेड, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर जो एक का हमने मैट्रिक्स बनाया जिसको आप व्यू कहते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ से इस इक्वेशन से निकालेंगे, उसके गुणांक को लिखेंगे, और यहाँ पर जो होता है एक्स का वैल्यू जो होता है एक्स वाई जेड 3 पैरामीटर, तीनों पैरामीटर को लिखेंगे तथा या एंड। यहाँ पर बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स को लिखेंगे बी इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है, 1 लिखेंगे और 5 है। तो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म दिया गया है वो मैट्रिक्स हमारा बी हो गया। मैट्रिक्स इंग्लिश में मैट्रिक्स कहेंगे और हिंदी में जो था आप बी कहेंगे। तो स्टूडेंट आप इसको क्लियरली आप समझें और किस तरीके से लिखा जाता है, जिसमें एक्स वाई जेड के वेरिएबल तो एक्स का टर्म लिखेंगे, इसका जो गुणांक है कोफिशिएंट है उसके लिए मैट्रिक्स ए बनाएंगे, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है इसके लिए मैट्रिक्स बी लिखेंगे। इस तरीके से हम इस डेटा को इतना लिखेंगे। इसलिए आप इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कहा गया हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में ए का मैट्रिक्स लिखें, एक्स का मैट्रिक्स लिखें और बी का मैट्रिक्स लिखें। इसको लिखने के बाद से जो होता है, अब हमको इसके वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एक्स वाई जेड के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो होता है, हम यहाँ पर हम बताएंगे कि a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी है, तो इसलिए एक्स इज इक्वल टू होता है ए, राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स लिखते हैं इंटू बी। अब ए मैट्रिक्स ए इनवर्स में वो दिएगा मैट्रिक्स का, हम ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स निकालने के बाद से बी मैट्रिक्स के साथ जो होता है मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स जो होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स एक है उसका एडजॉइंट निकालेंगे और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के बाद से डिवाइड करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स ए इनवर्स मिलेगा, और मैट्रिक्स ए इनवर्स मिलेगा उसको मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद से करस्पॉन्डिंग अवयवों को जो होता है तुलना करेंगे, दोनों साइड में तो करस्पॉन्डिंग अवयवों को तुलना करने पर एक्स और वाई के मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट सबसे पहले जो होता है दिया गया समीकरण है उसका आव्यूह के रूप में हमने लिखा है, और लिखने के बाद से हमें डिटर्मिनेंट को मतलब सारणी निकालना है, इसका सारणी निकालेंगे। उसके बाद से मैट्रिक्स ए निकालेंगे, मैट्रिक्स ए का इनवर्स जो होता है एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए जो होता है ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, ट्रांसफर गुणनखंड का ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स निकालेंगे। ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स निकालने के बाद से डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको जो होता है मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद से दोनों साइड में जो होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है आयो है, उस आयो का मान जो होता है हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद से एक्स और वाई का, एक्स वाई और जेड का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यह इंफॉर्मेशन जो होता है इसको सॉल्व करने के लिए टोटल इंफॉर्मेशन है, एक स्टूडेंट को क्लियरली पता होना चाहिए, ताकि इजीली आपको क्या करना है वो टर्म आप वहाँ से निकाल सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट यह जो होता है इम्पोर्टेंट है, कहीं एक जगह पर सेव किए ताकि उसका रेस्ट का कैलकुलेशन कर सकें। इसलिए इसको यहाँ से हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं या इरेज कर रहे हैं। उसके बाद इसके वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, जब आवश्यकता पड़ेगा तो हम इसको यूज करेंगे। तो आप भी ए लिखे 2 1 1 1 -2
यहाँ पर -3 दिया गया तो -3 सेम यहाँ से उठाकर वहाँ पर स्टोर कर देता है। जब आवश्यकता पड़ेगा इसको यूज करेंगे। 2 × 4 यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए को वहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में मैट्रिक्स एक्स को हमको लिखना है तो मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड जो होता है वह आयो है। उसी तरीके से मैट्रिक्स बी को भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि इसको भी हमने यूज करना है। 1 1 5 1 1 5 तो ये मैट्रिक्स है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होता है कि जो इसको इरेज कर रहा है इसी में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर जो होता है इसको जो होता है रो करते हैं, इसको रो करते हैं। रो का हिंदी जो होता है ये रो का हिंदी होता है इसको रो कहेंगे। ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, ये सेकेंड रो है, एक थर्ड रो है। उसी तरीके से इसको जो होता है स्तंभ करते हैं, इसको स्तंभ करते हैं, इसको हम स्तंभ करते हैं, स्तंभ। इसको स्तंभ करते हैं, इसको इंग्लिश में कॉलम करते हैं, COLUMN, इसको कॉलम करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसी तरीके से फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट पंक्ति, सेकेंड पंक्ति और थर्ड पंक्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप रिमेंबर करें। किसी भी मैट्रिक्स को जो होता है अगर लिखना हो तो AIJ इसमें M क्रॉस N होता है। आई जो होता है AIJ, तो AIJ जो होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और M × N जो होता है इस मैट्रिक्स को ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें I और J जो होता है दोनों बराबर है। M × N ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। इसमें पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 3। इसमें कितने एलिमेंट होंगे तो 3 × 3, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। इसमें कितने एलिमेंट है 9, 3 3 3 और आप ऐड कर सकते हैं 9 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम अपने डेस्टिनेशन पर चल रहे हैं क्योंकि हमको इस निकाय में आदि वृत्त से जो होता है सारणी का क्वेश्चन है, आदि वृत्त से जो होता है इसमें एक्स और वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हम कैलकुलेट करके यहाँ पर नोट करेंगे। तो इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज करने के बाद से इसको वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है हम देखेंगे इसको जो होता है मॉड नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं या सारणी पढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट इसको हम डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 2 लेंगे और 2 लेंगे तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको A और A मिला, तो इसका मल्टीप्लाई होता है इसमें करेंगे -2 × 4 जो है -8 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन अपने से पुट करते हैं, इसका मल्टीप्लाई 3 दूना 6 और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6। और उसके बाद से पहला टर्म प्लस होता है, दूसरा टर्म माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद से इसको लेंगे -1। अब इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई 4, 1 का 4 में करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 4 × 4 और 3 × 9 माइनस है। तो 4 × 4 प्लस 3 × 9 ये +9 हो गए। अब उसके बाद से एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस हो जाएगा। उसके बाद से यह टर्म लेंगे, यह कॉलम लेंगे और ये रो लेंगे, तो इसको एलिमिनेट करेंगे, हमको ये मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके 2 × 2 3 दूना 6 माइनस हो गया, 2 × 2 प्लस 3 दूना 6 माइनस प्लस हो गया 6। अब इसका सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो वहाँ पर डिसाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट के वैल्यू से डिफाइन करेंगे कि इसका इनवर्स निकल सकता है कि नहीं। अगर इसका वैल्यू जो होता है 0 आ जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर 0 नहीं आ रहा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसलिए इसके वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 × 8 में से 6 जाएगा, -2 हो गया, माइनस और ये हो गया 9 4 13।
ये -13 हो गया और ये प्लस 6 2 8 प्लस 8 हो गया। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 दूना 4 हो गया, -4 हो गया, ये हो गया 13 हो गया, ये प्लस 8 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करके देख रहे हैं तो ये हो गया 13 13 4 3 7 17 17 में से आ गया 9, ये -9 आ गया। तो -9 आ गया, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो ए इनवर्स जो होता है नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स का वैल्यू जो होता है हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए इनवर्स का वैल्यू 0 आ गया। ए इनवर्स मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होता है -9 आ गया। इसलिए हम कहेंगे कि यह जो होता है 0 नहीं है, तो इसलिए ए इनवर्स जो होता है पॉसिबल है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम कोई भी निकाय दिया गया, निकाय कोई भी समीकरण दिया गया, उस समीकरण का निकाय हम लिखेंगे, उस निकाय से जो होता है उस मैट्रिक्स का मतलब उस आदमी का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होता है 0 नहीं है तो हम इसके x y z का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने डिटरमिनेंट ए इस मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाले वो 0 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको हम स्टूडेंट इसको हम इरेज कर रहे हैं ताकि इसको हम फर्दर कैलकुलेशन कर सकें। यहाँ पर जो होता है ए मॉड ऑफ ए जो होता है डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होता है निकालना वो 0 नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ए इनवर्स जो होता है विद्यमान है, ए इनवर्स जो होता है विद्यमान है। हम डिटरमिनेंट का अवयव का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाले वो -9 आ गया, जो हम ए नॉट इक्वल टू कह सकते हैं डिटरमिनेंट ए अवयव ए का जो डिटरमिनेंट का वैल्यू वो 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स पॉसिबल है। क्योंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसको कैलकुलेट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको उस मैट्रिक्स का जो होता है डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि वो 0 नहीं है तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट, फिर इसको हम इरेज करेंगे। इसको इरेज करने के बाद से हम अपने डेस्टिनेशन की ओर प्रोसीड करेंगे। ओके, तो हमें ए इनवर्स हमको मिल गया। ए इनवर्स जो होता है हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमको ए इनवर्स निकालना है तो हम जानते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डी एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये फार्मूला हो गया कि जब हमने डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है तो ए इनवर्स पॉसिबल है। ए इनवर्स पॉसिबल है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हम निकालेंगे, अगर 0 हो जाएगा तो हम डायरेक्ट कहेंगे कि ए एक्स वाई जे पॉसिबल नहीं है, हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ए का डिटरमिनेंट निकालें, उसका वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब ए इनवर्स पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। जो मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स मतलब अवयव दिया गया, उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज आल्सो फार्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट, एंड यू हैव टू यूज व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ओके, सो आई एम गोइंग टू एलिमिनेट इट। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है CIJ होता है। CIJ का जो होता है ये ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स होता है। CIJ का जो होता है ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स है। ये भी एक फार्मूला होता है, अगर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने के लिए हम CIJ लिखते हैं। आई जो होता है रो को रिप्रेजेंट करता है, जे जो होता है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इससे इसका वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद से उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है जितने भी रो में एलिमेंट होते हैं उसको कॉलम में करेंगे, जितने भी रो में होंगे उसको कॉलम करेंगे। इस तरीके से मैट्रिक्स को जो होता है, जो भी मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को हम रो के एलिमेंट को कॉलम में चेंज करने के बाद से एक मैट्रिक्स बनेगा। वो मैट्रिक्स जो होता है
अब उस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट या ऑफ ए के बराबर होता है। उसके बाद ए इनवर्स निकालने के लिए जो होता है उसके मॉड ऑफ ए से डिवाइड करेंगे, उसके बाद से वैल्यू आएगा तो उस ए इनवर्स एक्स और बी का मान जो होता है समीकरण एक में पुट करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद से हमको एक्स वाई और जे का वैल्यू मिलेगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद से पहले हम ए आई जी सगुणनखंड के वैल्यू सी आई जे जो होता है, सी आई जे जो होता है, ए सी आई जे को हम कहते हैं सगुणनखंड। ये सगुणनखंड, ये मैट्रिक्स जो होता है सगुणनखंड वाला मैट्रिक्स बनेगा। सगुणनखंड निकालेंगे तो जितने भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के सगुणनखंड निकालेंगे। और सगुणनखंड निकालने के बाद से जो होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के बाद से जो होता है हम उसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के बाद से उस डिटरमिनेंट के वैल्यू से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद से वो ए इनवर्स का ए मैट्रिक्स ए और उसका ए इनवर्स और उसके करस्पॉन्डिंग जो होता है एक्स है बी के वैल्यू को जो होता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद से उसको सिंप्लीफाई करके हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम सबसे पहले सी आई जे जो होता है ए -1 टू दी पावर आई प्लस जे होता है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स एम लिखते हैं, ये जो होता है उप मैट्रिक्स होता है। एम आई जे जो होता है यह एक मैट्रिक्स होता है, उप मैट्रिक्स होता है। यह टर्म जो होता है सिर्फ ये सिंबल साइन को रिप्रेजेंट करता है कि आपका साइन कैसा होगा। अगर हम कोई भी एक मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, उस मैट्रिक्स में जो होता है अगर उसके जैसे पहले लोकेशन के वैल्यू को जो होता है प्लस लेंगे, दूसरे को माइनस, प्लस माइनस इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उसको वो कैसे आता है वो उसको हम इस फार्मूले से जो होता है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो होता है इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर एक एम आई जी जो होता है यदि एक मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स को जो होता है उप सारणी करते हैं। यदि यह जो होता है एक मैट्रिक्स होगा, यह जो होता है एक सारणी के फॉर्म होगा, लेकिन यह सारणी में जो होता है एम आई जी जो होता है यह रिप्रेजेंट करेगा उप सारणी को। उप सारणी, यह उप सारणी को रिप्रेजेंट करेगा। एम आई जे जो होता है ये उप सारणी को रिप्रेजेंट करेगा और जो मैट्रिक्स दिया गया उसका सबका उप सारणी निकालेंगे। यहाँ पर आई का मान 1 रखेंगे, जे का मान 1 रखेंगे तो ये एक एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट को जो होता है हम आयो कहते हैं। C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, C13 निकालेंगे, C21 निकालेंगे, C22 निकालेंगे, C23 निकालेंगे। उसी तरीके से आई का मान 3 लिखेंगे, जे का मान 1, C31, C32, C33। इस तरीके से हमें एक डिटरमिनेंट बनेगा। उस डिटरमिनेंट के एलिमेंट की वैल्यू को निकालेंगे। एलिमेंट की वैल्यू को निकालने के बाद से हम उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स में रखेंगे और वहाँ से उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो हम अब निकालेंगे उप सारणी निकालेंगे। उस उप सारणी के वैल्यू को निकालेंगे। सपोज ये C11 निकालेंगे। C11 जो होता है, C11 के वैल्यू को निकालने के एक को हम आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं ताकि आप इसके वैल्यू को समझ सकते हैं। तो C11 इसको यहाँ पर लिखेंगे M11 C11 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 M11। इसका मीनिंग होता है किसी भी यहाँ पर लिखें -1 टू दी पावर 1 हो गया इंटू M1। यह एक मैट्रिक्स हो, यह एक सारणी होगा। इसमें 1 का मतलब यह हो गया कि यह एलिमेंट जो होता है एक सारणी जो हम आपको मैट्रिक्स दिया गया, मैट्रिक्स जो दिया गया उस मैट्रिक्स में जो होता है 1 कॉलम हो गया, 1 रो हो गया। इस सारे एलिमेंट को आयो को हटा देंगे और रो के सारे फर्स्ट रो के सारे आयो को हटा देंगे तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बनेगा। ये बनेगा -2 और यहाँ पर बचा -3 और 4
और इसके वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। इसके वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए प्लस में हो गया, ये +1 हो गया। उसके बाद से इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे -2 × 4 और यहाँ पर माइनस अपने से लगाते हैं। ब्रैकेट में दिया गया 2 × ब्रैकेट में -3 दिया गया। तो यहाँ आप लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे 4 × 8, ये -8 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 × 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -8 में से 6 जाएगा, ये -2 हो गया। इस तरीके से C11 का वैल्यू जो हम कैलकुलेट किए, जैसे C11 का वैल्यू कैलकुलेट किए, ये -2 आया। तो इस तरीके से जो होता है C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, C13 निकालेंगे। इसी तरीके से 9 एलिमेंट निकालेंगे। 9 एलिमेंट निकालने के बाद से एक मैट्रिक्स में रखेंगे। मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा। इसलिए स्टूडेंट इसको आप नोट कर दें। नोट करने के बाद से हम अगर एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं, निकालने के बाद हम डायरेक्ट रखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो जो वैल्यू निकालेंगे उस वैल्यू को साइड में जो होता है सेव करते जाएंगे, ताकि हम उसके करस्पॉन्डिंग जो होता है मैट्रिक्स बना सकें। तो इस तरीके से C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, तो C12 निकालेंगे तो एक पहला रो है, दूसरा कॉलम है, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ेंगे। इसका मल्टीप्लाई 4 में 4 × 4 और 3 × 3 = 9, ये माइनस 4 × 4, ये माइनस अपने से 3 × 3 = 9, ये प्लस हो जाएगा 9 × 4 = 13। इसलिए यहाँ से इसकी वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करिए, ताकि हम इसको इजीली हम यूज कर सकते हैं। ये -2 आ गया। उसके बाद से C11 का वैल्यू निकालें तो -2 आएगा। C12 का वैल्यू निकालें तो ये कितना आ गया, 13 आ गया। उसके बाद से C13 का वैल्यू को निकालेंगे। C13 के वैल्यू को निकालने के लिए इसके लिए लिखेंगे C13। तो हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पर रखा गया। तो 1 जो होता है रो को रिप्रेजेंट करता है, 3 जो होता है कॉलम को। तो 1 रो के सारे एलिमेंट को हटा देंगे, 3 कॉलम में जितने भी एलिमेंट उसको हटा देंगे, ये बचा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 × 2 3 × 6, ये माइनस है तो 2 × 2 और माइनस अपने से लगाते हैं, वहाँ पर माइनस है तो 3 × 6, ये भी प्लस हो जाएगा 6 × 8। इस तरीके से इसके वैल्यू को हम 2 × 2 और 3 × 6 2 8, इस तरीके से इसका वैल्यू जो होता है हमको 8 मिला। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से C21 निकालेंगे। C21 का मतलब एक दूसरा रो और पहला कॉलम। दूसरे रो के सारे एलिमेंट को हटा देंगे और पहले कॉलम के हटा देंगे, तो यहाँ पे 1 बचा, 2 4 बचा। 4 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 × 4 -2, ये होता है 4 × 4 -2। तो इसका मतलब हो गया, इसका वैल्यू जो होता है, जब इसको रिमूव, पहला दूसरा रो और पहला कॉलम को रिमूव किए, 4 × 4 -2, तो एक कितना आ गया -2। 4 × 4 -2, तो ये हो गया 2। इस तरीके से इसके वैल्यू को हम इवेल्युएट करेंगे। दूसरा रो इसका कॉलम हो गया, इसलिए हमें इसके वैल्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि C21 का वैल्यू जो होता है 2 आ गया। इसी तरह C22 हम निकालेंगे। C22 का वैल्यू जो होता है, ये यहाँ पर 2 जो होता है रो को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा वाला 2 जो होता है कॉलम को, दूसरा रो और दूसरा कॉलम को, 4 × 8 और -3, 4 × 8 -3, तो ये हो गया 5। तो यहाँ पे इसके वैल्यू को हम लिखेंगे C22 का वैल्यू जो होता है 5 आ गया। इसको भी हम सेव कर लेंगे। इसी तरीके से C23 के वैल्यू को निकालने के लिए दूसरा रो और तीसरा कॉलम, 2 4 2 × 4 2 × 4 -3, 2 × 4 -3, इसका मतलब ये 1 आ गया। इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं C23 का वैल्यू जो होता है 1 हो गया। तो इस तरीके से 6 एलिमेंट हमने निकाल लिया है। 6 एलिमेंट का मतलब 6 अवयव निकाले। इस तरीके से 3 अवयव बाकी है, बैलेंस है, उसको निकाले। C31 का मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम, तो
-3, यहाँ पर लिखेंगे -3, अब माइनस अपने से और वहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो होता है -1 आ गया। इस तरीके से हम लिखेंगे C31 का वैल्यू जो होता है -1 आ गया। इसी तरीके से C32 का वैल्यू निकालेंगे। C32 का वैल्यू निकालने के लिए हम C32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, इसका मल्टीप्लाई 3 दूना 6 -1, इसका वैल्यू जो होता है 3 दूना 6, इसका यहाँ तीसरा रो लिए दूसरा कॉलम लिए, तो 3 दूना 6 -1, तो ये -7 हो गया। इस तरीके से C23 का वैल्यू जो होता है -7 आया, -7 आ गया। इसी तरीके से एक एलिमेंट और बचा है, उसको भी हम निकालेंगे। C33 का मतलब होता है तीसरा रो तीसरा कॉलम, इसका मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, इसका मल्टीप्लाई करें -2 इंटू 2, तो 2 दूना 4 हो गया, और -1 ये हो गया -5। इस तरीके से हम लिखेंगे C33 का वैल्यू जो होता है -5 आया। तो स्टूडेंट सगुणनखंड दिए गए मैट्रिक्स का आपने सगुणनखंड कैलकुलेट किए, मतलब सगुणनखंड में जो 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट को आपने कैलकुलेट किया है। आप जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ABJ, एडजॉइंट ऑफ A, मैट्रिक्स A का एडजॉइंट निकालते हैं तो CIJ पर जो होता है ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स आपको होता है, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स लिखते हैं। इसका मतलब जो होता है, इसको ऐसे आप लिखते हैं C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। इस तरीके से आपने मैट्रिक्स बनाया। इस मैट्रिक्स का आप क्या कैलकुलेट करेंगे? ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, ये ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स आप कैलकुलेट करेंगे। जो एडजॉइंट ऑफ ए, जो मैट्रिक्स दिया गया एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू C ऑफ I का ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स इक्वल टू, इसमें 9 एलिमेंट है, 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 है, इसमें 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट में ये जो टाइप्स को फैक्टर है, इसका को फैक्टर इंग्लिश में को फैक्टर करते हैं और हिंदी में सगुणनखंड करते हैं, सगुणनखंड करते हैं। इसका जो माइनस सारणी था वो माइनस सारणी को निकालना है। माइनस सारणी के वैल्यू को हमने इवेल्युएट किया, अब सभी वैल्यू को इसमें रखेंगे और रखने के बाद से इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स लेंगे। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसके वैल्यू को हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद से हम आगे फर्दर कैलकुलेशन इसका करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो C11 का मान यहाँ पर -2 है, C12 का मान जो होता है 13 है, और C13 का मान जो होता है 8 है, C13 का मान 8 है। उसी तरीके से C21 का मान 2 है, और C22 का मान जो होता है 5 है, और C23 का वैल्यू जो होता है 1 है। इसी तरीके से C31 का मान -1 है, C32 का मान जो होता है यहाँ पर वैल्यू जो होता है 7 दिया गया है, और C3 का वैल्यू जो होता है -5 दिया गया है। C3 का वैल्यू जो होता है, इसका मल्टीप्लाई इसका 2 में 4 में से -5 है, तो ये -5 है, तो यहाँ पर -5 लिखे। इसको जो होता है और नज़दीक में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो होता है इसका ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो था, एडजॉइंट ऑफ ए जो CIJ जो हमारा सगुणनखंड था, वो सगुणनखंड के सभी आयों की संख्या को मैंने इवेल्युएट किया, यहाँ पर रखा। और T का मतलब इसका ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स का मीनिंग ये होता है जितने भी रो में है उसको कॉलम में रखेंगे, जितने भी रो के एलिमेंट है उसको कॉलम में रखते हैं, रो के एलिमेंट को कॉलम में रखते हैं, रो के एलिमेंट को कॉलम में रखते हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को जो होता है हम ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स करते हैं। तो स्टूडेंट अब ये डेटा यहाँ पर हमने स्टोर कर दिया है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, और इसका जो होता है ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स लिखेंगे। इसका ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स अगर लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये -2
जितने भी रो का है उसको कॉलम में करेंगे। एक रो में था, इसको कॉलम की, ये भी रो में है तो 2 A5 A1 हो गया। इसको लिखेंगे -1, ये हो गया -7 और इसको लिखेंगे -5। दिस इज द -5 या -5। तो इस तरीके से ये जो था, ये दिए गए मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज लेना था, जितने भी रो में थे उसको कॉलम में कर दिए। तो ये जो था एक एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इतना हो गया। इसलिए स्टूडेंट इस वैल्यू को भी हम स्टोर करके रखेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि बाद में हम इसका यूज भी करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो गया, यहाँ पर लिखेंगे -2 13 8 2 5 1। उसके बाद से यहाँ पर लिखा गया -1 -7, ये लिखा गया है -5। और इसको जो था मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स लिख देंगे। यहाँ पे डी मैट्रिक्स ऊपर दिया गया था तो डी मैट्रिक्स वहाँ पर नोट किया है। ओके स्टूडेंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया, ए हो गया। इसलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। इरेज करने के बाद से हम कहेंगे अब इसका ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स जो होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ए। तो ए डी जे, तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आपने निकाला था, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला था, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू जो था -9 आया था। तो उसके वैल्यू को भी यहाँ हमने स्टोर करके रखा है। जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे इसका नेसेसरी और ज़रूरत है वहाँ पे इसको हम यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ए इनवर्स का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कहेंगे ए इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू इतना हो गया। अब हम इसको एलिमिनेट, इसको हमें यहाँ से इरेज करना है। इरेज करने के बाद से हम इक्वेशन 1 दिया गया तो इसको x बराबर लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम, इस समीकरण को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इसको जो होता है हम इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिए गए इक्वेशन को जो होता है हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी है, तो एक्स इज इक्वल टू ए बराबर को उधर जाता है तो इनवर्स हो जाता है बराबर इंटू बी। बी मैट्रिक्स जो होता है यहाँ पर लिखा गया है। ए इनवर्स निकालने के लिए हमने सारा डेटा लिखा है। इस तरीके से हम इसको पहले समीकरण 2, 1 से हमने 2 बनाया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x ए इनवर्स और b का मान रखने पर, समीकरण 2 में जो होता है, समीकरण 2 में x ए इनवर्स और b का मान रखने पर, तो हमने यहाँ पर अगर इसमें हम जानते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/mod ऑफ ए। mod ऑफ ए का वैल्यू ए दिया गया है, तो इसमें जो होता है अगर mod ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। हम डायरेक्ट इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है mod ऑफ ए इंटू ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए। इसको एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/mod ऑफ ए। mod ऑफ ए का मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू जो -9 निकला वो रखेंगे, और ए एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये दिया गया, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसलिए हम कहेंगे समीकरण 1 में हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ पर समीकरण 2 लिखा गया तो समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 में ए इनवर्स एक्स और बी का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में जो होता है x का ए इनवर्स का b का मान रखने के बाद से हम अब इसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, इतना आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद से हम इसको इरेज करना चाह रहा हूँ, ताकि x का मान यहाँ से उठा कर रखेंगे, ए इनवर्स का मान यहाँ, ये फार्मूला है तो mod ऑफ ए का मान यहाँ पर दिया गया है, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, वो सब्स्टिट्यूट करके बी
मैट्रिक्स डी जो होता है यहाँ पर दिया गया है उसको भी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको इरेज करना चाह रहा हूँ, इरेज करके जो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसके मान को इवैल्यूएट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें x की जगह हम लिखेंगे x एक मैट्रिक्स है, ये लिखा गया है x x y z, यह मैट्रिक्स x हो गया। उसके बाद से ए इनवर्स के लिए एक फार्मूला होता है, तो 1 मॉड ऑफ ए का मान जो होता है -9 दिया गया, -9 लिखेंगे इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू 8 है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, ए दिया गया -2 -1, उसके बाद से 13 5 -7 8 1 -5 ये दिया गया। इंटू है तो इंटू करेंगे डी, मैट्रिक्स डी का वैल्यू जो होता है यहाँ पर दिया गया है, इसको हम ऐसे यहाँ पर लिख देंगे 115। तो यहाँ पर जो होता है ये दिए गए समीकरण 2 में जो होता है x का मैट्रिक्स रखे, ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ पर रख दिए, उसके बाद से मैट्रिक्स बी का यहाँ पर रखे। ओके स्टूडेंट, तो इतना आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद से जो होता है ये 2 मैट्रिक्स हो गया, 2 मैट्रिक्स का क्या है मल्टीप्लिकेशन, एक मैट्रिक्स यह है दूसरा मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करने के बाद से करस्पॉन्डिंग टर्म को, करस्पॉन्डिंग अवयव को जो होता है हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट का मतलब तुलना करने के बाद से x y z का वैल्यू मिलेगा, जो हमें कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को आधी विधि से हल कीजिए। आधी विधि से हल करने के मतलब यह होगा कि x y z का मान कैलकुलेट कीजिए। ओके स्टूडेंट, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखा हुआ है, इसलिए अब इसको हम इरेज कर सकते हैं और इसके वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे। इस वैल्यू को हम सारा वैल्यू यहाँ पर नोट कर दिए, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं और इसके वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट यह डेटा है, इसको यहाँ पर सिस्टमेटिक नोट करेंगे। नोट करने के बाद से यहाँ पर -1/9 है, -1/9 को बाहर करेंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे कि इसमें जितने भी रो है उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक एलिमेंट बनाएंगे। इसके रो है, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक एलिमेंट बनाएंगे। इसके रो है, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करके एक एलिमेंट करेंगे। इसमें जो तब मल्टीप्लिकेशन तब और तभी पॉसिबल होता है जब इसके n की संख्या इसके m की संख्या के बराबर होता है, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। इसलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस -1 × 5 -1 × 5, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद से अब 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 × 1 प्लस 5 × 1 प्लस -7 × 5, 13 × 1 5 × 1 प्लस ब्रैकेट -7 × 5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, प्लस अब -5 का मल्टीप्लाई जो होता है -5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब इसको जो होता है अब इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ पर x y z को सेम डेटा आप यहाँ पर नीचे उतार लीजिए। उसके बाद से -1/9 ब्रैकेट में हम लिखेंगे। देखिए -2 × 2 हो गया, ये 2 × 2 हो गया, 5 × 5 ये -5 है तो -5 हो गया। ओके, इसको 13 × 13 हो गया, प्लस 5 × 5 हो गया, 7 × 35 -35 हो गया, डिवाइडेड बाई ये हो गया 8 हो गया, 8 × 8 अब प्लस 1 × 1 5 × 25
इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसको इरेज कीजिए। इरेज करने के बाद से इसको सिंप्लीफाई करके रखिए। उसके बाद से कितना वैल्यू है एक्स वाई जेड। ये सिस्टमेटिक लिखिए एक्स वाई जेड। यह एक मैट्रिक्स है और इसको सिंप्लीफाई करिए। -1/9 है और यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 2 और 2 ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, ये -5 हो गया। 2 × 2 ये जो था 2 × 2 यहाँ पे जो था माइनस 2 × 2 ये जो था ये भी माइनस हो गया। तो 2 ये हो गया -5 2 7 2 9 ये -9 हो गया। ये हो गया 13 और 5 5 3 8 18। ये इसको सेपरेट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो गया 5 3 8 18। तो इसको घटा दीजिए। 15 में से 8 या 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कर 27। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम ये करेंगे 27। सिंप्लीफाई करने के बाद से 27 मीन्स 5 3 8 18 हो गया। 35 हो गया। 15 5 3 15 में 4 या 7 15 में 4 या 7 हो गया। ये 2 हो गया। 45 15 में से 8 या 7 हो गया। ये हो गया 9। ये हो गया 3 में से गया 2। ओके 27 हुआ। ये 27 हो गया। उसी तरीके से 8 × 8 अब प्लस 1 ये 25 -25 ये हो गया 9। ये हो गया 16। तो ये हो गया 16 -16 हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे -16। ये हो गया -16। ओके स्टूडेंट, तो इसको सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ। तो मैंने निकाला कि इसका मल्टीप्लिकेशन इतना आया। ओके -16। तो स्टूडेंट इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं या इसको इरेज कीजिए। इरेज करने के बाद इसको लिखेंगे एक्स वाई जेड। इसको एक्स वाई जेड कहेंगे। अब देखिए, अब एक कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में जो होता है, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ होता है मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे -9 × -1/9। उसी तरीके से लिखेंगे 27 × -1/9। उसी तरीके से लिखेंगे -16 × -1/9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके बाद से हम लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट इसको ऐसे डिवीजन करते हैं। इसको लिखेंगे मैट्रिक्स एक्स वाई जेड। यह एक मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स है। ये लिखेंगे, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखिए 9 और 9 से कट जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 1 आ गया। इस तरीके से माइनस पहले प्लस माइनस हो गया और 9 × 27 ये 3 आ गया। ओके, ये माइनस प्लस हो गया। 9 गुना माइनस 9 गुना 18। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर 18 आया। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो गया। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 9 × 27 3 हो गया। 9 गुना 18। इस तरीके से ये भी a माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। इस तरीके से आपको ये जब सिंप्लीफाई करने के बाद से हम एक मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में पाए, दूसरा मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में पाए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में करस्पॉन्डिंग संगत
आयों की तुलना करने पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में संगत, दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करने पर हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में संगत आयों की तुलना करने पर, मतलब संगत आयों का मतलब ये होता है x के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एलिमेंट है उसको तुलना करेंगे, y के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत, y के करस्पॉन्डिंग एक इसको तुलना करेंगे, z के करस्पॉन्डिंग इसको तुलना करेंगे। तुलना करने पर हम संगत आयों की तुलना करना है तो x की जगह पर 1 है, y की जगह पर -3 है और z की जगह पर जो होता है 2 है। इस तरीके से कहेंगे दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यह जो तक दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसमें एक क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, इसमें एक सारणी का क्वेश्चन है। सारणी को इंग्लिश में डिटर्मिनेंट करते हैं। कहा गया निम्नलिखित समीकरणों को, ये निम्नलिखित समीकरण दिया गया था, उन सभी समीकरणों को आदि विधि से जो होता है उसका हल करना था। तो मैंने एज्यूम कर लिया था कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ए बनाया, उसके बाद एक्स वाई जेड के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स एक्स बनाया और कांस्टेंट टर्म की करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बी बनाया। अब इनकी सहायता इन मैट्रिक्स को लेकर मैंने इन मैट्रिक्स को लेकर मैंने जब सॉल्व किया तो उस सॉल्व करने के बाद से हमें जो वैल्यू मिला x बराबर 1, y बराबर -3 और z बराबर 2, जो इस निकाय का हल है। हम कहेंगे दिए गए निकाय का यह हल है। यहाँ आप लिखेंगे दिए गए निकाय का यह हल है, दिए गए निकाय का यह हल है। तो ये आंसर हो गया। इसलिए स्टूडेंट आप किसी भी सारणी के क्वेश्चन जो होता है इस एक्स वाई जेड के वेरिएबल के रूप में दिया गया है तो आप सेपरेटली 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। उस 3 मैट्रिक्स को बनाकर उसके करस्पॉन्डिंग जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को यूज करके आप हल निकाल सकते हैं। ओके, एक बार इसको और रिवाइज करते हैं ताकि आपको इजीली इसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले जो कार्य जो दिया गया है उससे a इंटू एक्स एक मैट्रिक्स बनाइए, a इंटू एक्स बराबर b एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद मैट्रिक्स बनाने के बाद से x बराबर लिखेंगे a इनवर्स जो होता है b, a इनवर्स x ए मैट्रिक्स x बराबर a जो होता है बराबर के इक्वल में जाएगा तो हम लिखेंगे a इनवर्स एक मैट्रिक्स होगा, उसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक अनदर मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद से a इनवर्स के लिए आप जानते हैं a इनवर्स मैट्रिक्स जो होता है एक बट जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है 0 नहीं होता है तो हम कहेंगे a इनवर्स जो होता है विद्यमान है। इसलिए हम इसके साथ जो होता है a b j एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, हम एडजॉइंट ऑफ a निकालने के a b j एडजॉइंट ऑफ a जो होता है एक सहगुणनखंड मैट्रिक्स निकालते हैं, सहगुणनखंड मैट्रिक्स निकालते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक सहगुणनखंड मैट्रिक्स सहगुणनखंड के 9 एलिमेंट होंगे, वो 9 एलिमेंट को निकालेंगे। 9 एलिमेंट निकालने के बाद से यह एक मैट्रिक्स बनेगा। उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स लेंगे और ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स लेने के बाद से जो वैल्यू आएगा उसको हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग दे देंगे, ए इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद से जब ए कंप्लीट हो गया उसके बाद से हम मैट्रिक्स एक्स के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे
और डिटरमिनेंट ए या एक मैट्रिक्स ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे। उसके बाद फिर मैट्रिक्स डी को रखेंगे, उसके बाद से दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से हम लिखेंगे संगत पक्षों में, दोनों पक्षों में संगत आयोग। आयोग का मतलब होता है एलिमेंट, आयोग का मतलब होता है एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है आयोग, मतलब उसमें कितने भी आयोग हैं उन आयोगों की संख्या को हम तुलना करेंगे। तुलना करेंगे क्रॉसपॉन्डिंग। संगत का मतलब होता है, संगत का मतलब होता है क्रॉसपॉन्डिंग, संगत का मतलब होता है क्रॉसपॉन्डिंग, क्रॉसपॉन्डिंग मतलब संगत आयोग को जो तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हमने देखा कि x बराबर 1 आ गया, तो y बराबर -3 आ गया, z बराबर 2 आ गया। तो यह जो होता है दिए गए निकाय का या ये कहा गया, इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये आंसर हमारा सही है कि नहीं है। तो इसमें किसी भी इक्वेशन में आप रख कर सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर x का मान 1 रखेंगे तो ये 2 हो गया, ये -3 हो गया, तो -1 हो गया। z का मान जो होता है 2 हो गया, तो -1 + 2 1 हो गया, या 1 बराबर 1। इस तरीके से हम कहेंगे कि हमारा इक्वेशन जो होता है, जितने तीनों भी इक्वेशन है x और y z का मान यह रखने पर जो होता है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए दिए गए जो निकाला गया जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन जो होता है वह जो होता है दिए गए मान जो होता है दिए गए समीकरण का सॉल्यूशन है। इस तरीके से हम कहते हैं द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ये जो दिए गए क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो गया। इसको अगर इसको क्या नाम है, इसको सॉल्व करके चेक करके हम बता रहे हैं, चेक करके बता रहे हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो आंसर इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कहेंगे कि दिया निकाला गया जो वैल्यू है मान है, वो मान जो होता है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पर स्टूडेंट इसको आप सिस्टमेटिक समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो टर्म दिए गए पहला स्टेप या दूसरा स्टेप या तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप यह है। उसके बाद से जो होता है नेक्स्ट स्टेप में जो होता है हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद से हम इसके वैल्यू को इवेल्युएट करके हम इसके मान को निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम फाइनली जो होता है हम इसमें जो वैल्यू आया है उस वैल्यू को हम चेक करके दिखा दे रहे हैं कि दिया गया मान के लिए x y z मान के लिए जो होता है इसका हल है। तो इसको हम यहाँ पर चेक करके दिखा रहे हैं। चेकिंग एट या चेक एट x बराबर 1, y बराबर -3 और z बराबर 2। कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, किसी भी इक्वेशन में जो होता है, किसी भी इक्वेशन में जो होता है इसके वैल्यू को रखकर और सेटिस्फाई कर लीजिए। सपोज कीजिए कि कोई मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 3 ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है दिया गया है 3x + 2y + 4z। इसका वैल्यू हम निकालेंगे, इसके वैल्यू को निकालता हम चेक कर रहे हैं। तो 3 और x का मान 1 है, तो 1 यहाँ पे x का मान 1 है, 1 यहाँ पर 2, y का मान यहाँ पर -3 है, -3 लिए इसको ब्रैकेट में रख ले रहे हैं, और 4 है, और z का मान जो होता है 2 दिया गया है, 2 रखिए। इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 3 और 3 गुना 6 प्लस माइनस और 4 गुना 8, तो 8 पे 11 हो गया। 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया 5। तो इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आया, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 5 आ गया। राइट हैंड साइड का वैल्यू देख रहे हैं कितना दिया गया। राइट हैंड साइड का वैल्यू भी 5 दिया गया है, राइट हैंड साइड का भी वैल्यू 5। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो होता है राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो x y का वैल्यू निकाला गया वो वैल्यू जो होता है सत्य है। इसलिए ये जो होता है हमारा आंसर हो गया। सो स्टूडेंट, इसमें जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, हमेशा जो होता है 12th क्लास के मैथ में जो होता है बोर्ड में हमेशा में पूछा जाता है। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हर स्टेप को एक्सप्लेन किए हैं
और किस तरीके से आप कैलकुलेट करना है उसको कैलकुलेट करें, क्योंकि ये 6 नंबर में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो उस पॉइंट पर कमेंट कीजिए, ताकि उसको पढ़ के हम आपको रिप्लाई कर सकें। और वहाँ पर इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर बेल बटन भी है उसको प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसी तरीके से अच्छे से कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।